नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं दृष्टिकोण, जिसमें बात होगी राजस्थान के रण की। राजस्थान के रण में कौन लहराएगा परचम, इसका फैसला 3 दिसंबर को यानी कि काउंटिंग वाले दिन होना है, लेकिन जनता उससे पहले अपना निर्णायक मत 2 दिन बाद यानी कि 25 नवंबर को वोट के जरिए दे देगी। राजस्थान में किसे मिलेगा मैजिक नंबर? माना यह जाता है कि इसका फैसला राजस्थान की राजनीति में अपना दबदबा जमा चुकी जाट समुदाय से होता है और खास करके शेखावटी क्षेत्र से। आज दृष्टिकोण में शेखावटी का पूरा सियासी गणित और जाटों का कैसे वर्चस्व राजस्थान की सियासत में रहा है, आपको समझाने वाले हैं। राजस्थान की राजनीति में जाट समाज का अपना दबदबा रहा है। नाथूराम मिर्धा, कुंभाराम आर्य, रामनिवास मिर्धा और परसराम मदेरणा जैसे दिग्गजों ने अपनी पार्टी और अपने निर्वाचन क्षेत्र से अलग पहचान बनाकर पूरे प्रदेश को अपना लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा विधायक देने के बावजूद जाटों को शीर्ष पद से दूर ही रखा गया। लेकिन समय की चक्की एक बार फिर धीरे लेकिन महीन पीस रही है। 2023 की ढलती शाम महाराजा सूरजमल के वंशजों को 2024 में नई बहुप्रतीक्षित सुबह का तोहफा दे सकती है और ये अमृत रेत के धोरों में हो रहे राजनीतिक मंथन से निकलने की उम्मीद है। धोरों की धरती पर जाट दिग्गजों के अवसान के बाद एक बार फिर जाट राजनीति करवट ले रही है। यूं तो जाटों का राजस्थान की 30 से 40 सीटों पर दावा रहता है। साल 2018 में भी विधानसभा में 31 किसान पुत्रों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। लेकिन 2023 में जाट समाज ने 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और यह सब कुछ होगा शेखावटी से, क्योंकि राजस्थान के शेखावटी को जाट लैंड कहा जाता है और यहां पर होगी दोनों ही पार्टियों की अग्नि परीक्षा। सीकर, झुंझुनू और चुरू जिले को मिलाकर बने इस क्षेत्र में 21 विधानसभा सीटें हैं, जैसे कि चुरू में 6 सीट, झुंझुनू में 7 सीट और सीकर में 8 सीट है। और इस बार सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ सीट जाटों के महासंग्राम की साक्षी होगी। कांग्रेस से 3 बार के विधायक और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा का मुकाबला इस साल घर लौटे सुभाष महरिया से होगा। ये दोनों ही 2003 में एक दूसरे से इसी सीट से जोर आजमाइश कर चुके हैं। तब शिक्षक पुत्र कांग्रेस के डोटासरा ने बीजेपी के सुभाष महरिया को 10,000 से ज्यादा वोटों से पटखनी दी थी और वक्त ने इन दोनों जाट नेताओं को एक ही कश्ती में ही सवार तब किया था जब महरिया बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे और बाकायदा डोटासरा के काम के कायल थे। इंसान बेशक न बदले, लेकिन वक्त के साथ उसका किरदार बदलता ही है। जादूगर गहलोत की कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति समझना यूं भी हर किसी के बस की बात नहीं। महरिया 2023 का मध्य आते आते घर वापसी कर चुके थे। डोटासरा के काम की तारीफ करने वाले महरिया अब उनके राजनीतिक जीवन में नए रंग भरने की बात कर रहे थे, तो महज विधायक से डिजाइन बॉक्स को डील करने वाले डोटासरा अब पीसीसी चीफ थे। कि हम बिल में घुसा देंगे। अरे किसको बिल में घुसा दोगे? ये भी कह गया मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। अरे ये तो रीट वाले बच्चों को पता ही है तू कैसा है भाई। मुझे बहुत गुस्सा आता है। आजकल कह रहा है मंच के ऊपर, अभी मैंने वीडियो देखे कि ये सुभाष कहां से आ गया, ये राजेंद्र राठौड़ तो विधानसभा में बोलता नहीं। अरे राजस्थान की विधानसभा में कौन बोलता और कौन नहीं, तो जनता जानती है। मैं उन सुभाष जी को, राजेंद्र जी राठौड़ साहब को और बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर जेल में भी डाल दो, गोविंद डोटासरा की जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता गोविंद डोटासरा के साथ में है। जेल से भी जीत के आऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये कायर लोग हैं,
ये इस तरीके से वार करना जानते हैं, जनता का दिल जीतना नहीं जानते हैं। लक्ष्मणगढ़ सीट पर मानो दोनों ही प्रमुख दलों ने इस जाट कॉन्टेस्ट को पहले से ही तय कर रखा था। डोटासरा ने अभी तक सुभाष महरिया के ध्यान भटकाने के सभी वार असफल किए और वो अपने चुनाव को अपनी विकास यात्रा की उपलब्धियों पर ही केंद्रित रख रहे हैं। पर बीजेपी और महरिया पेपर लीक जैसे मुद्दों को तूल देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जाट वोटों को आपस में ये दोनों किस अनुपात किस रेशो में बांटते हैं, ये तय होने के बाद जो मुद्दे बीजेपी जोर शोर से उठा रही है उनमें से बेरोजगारी और महिला सुरक्षा, और इसमें वो डोटासरा को पीछे छोड़ती नजर आती है। उधर जातिगत जनगणना के मुद्दे को कांग्रेस इतना देरी से लेकर आई कि जाट और अन्य ओबीसी इस पर लामबंद हो ही नहीं पा रहे और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा मान रहे हैं। हाँ, सीकर जिले का सरकारी कर्मचारी, ओपीएस और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर एक तरफा कांग्रेस के साथ है। गहलोत की गारंटीज के अलावा शायद यही वो जादू की छड़ी है जो डोटासरा और गहलोत को रिपीट का सपना बार बार दिखा रही है, और इसी सपने ने जाटों के एक बड़े सपने को भी उड़ान दे रखी है। पूरे देश में राजस्थान चर्चा में आ गया भाई। ये तो राजस्थान वासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी स्कीमें जो है उसके कारण से पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के आम जन वो देखते हैं राजस्थान में एक के बाद एक देश की माँ कैसे रही है। भीलवाड़ा मॉडल WSO तक चला गया, तारीफ हुई पूरी दुनिया के अंदर हमारी। शानदार मैनेजमेंट किया, कोई भूखा नहीं सोए। धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, NGO ने, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने काम किया, सबको मैंने साथ लिया। ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, शानदार मैनेजमेंट किया। उसके अलावा जो हमने कानून पास किए, स्कीम लेके आए, गारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ तो निश्चित है फिर सरकार रिपीट होगी। जाट की खाट किस तरफ बैठेगी इसका अंदाजा लगाने के लिए शेखावटी का सियासी समीकरण क्या है, विस्तार से आप वो भी जान लीजिए। राजस्थान के चुनावी क्षेत्र यानी कि शेखावटी में 3 जिलों की 21 विधानसभा सीटें हैं। यहां का मतदाता किसी पार्टी का सगा नहीं है। स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों के हिसाब से मतदाता हर चुनाव में अपना रुख बदलता है, और ऐसा इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे हैं। साल 2018 और 2013 की बात कर लेते हैं। साल 2018 में शेखावटी की कुल 21 सीटों में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 4। 1 सीट बीएसपी और 1 सीट निर्दलीय के नाम रही थी। साल 2013 में ठीक इससे उलट बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। बीएसपी ने साल 2013 में 2 सीटें जीती थीं और निर्दलियों ने 3 सीटें। अब आपको वोट शेयर भी दिखा देते हैं। साल 2018 में ये जो शेखावटी का इलाका है, यहां कांग्रेस को 40% वोट मिला था, 40% वोटिंग परसेंटेज रहा। साल 2013 में ये 30% बना रहा। इधर बीजेपी को 2018 में 35% वोट मिले और 2013 में 40% वोट बीजेपी के खाते में आया था। ये जो आंकड़े हैं वो साफ साफ ये बताते हैं कि हवा का रुख या फिर सियासी हवा हर 5 साल पर बदल जाती है, खास तौर से इन वोटर्स के पर्सपेक्टिव से। और अब आपको जिलेवार शेखावटी क्षेत्र के 2018 और 2013 के विधानसभा चुनावों का नतीजा भी दिखा देते हैं, जिससे आप और भी आसानी से शेखावटी के क्षेत्र को, इन वोटर्स के मिजाज को, यहाँ की सियासी हवा को किस तरीके से बदलते आप समझ पाएंगे, वो भी आप देखिए। जिसमें सबसे पहले मैं सीकर जिले की बात करती हूँ। सीकर जिले में साल 2018 में कुल 8 सीटों में से कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी और बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। 1 सीट निर्दलीय ने यहां से जीती। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 5 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, जबकि 1 पर अन्य का कब्जा रहा था। अगर इस लिहाज से आप देखेंगे तो बीजेपी को 2018 के चुनाव में सीकर जिले में तगड़ा झटका लगा था। अब सीकर से आगे बढ़ते हैं
झुंझुनू जिले की बात करते हैं। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने साल 2018 में 4 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी 2 और बीएसपी 1 सीट ही जीत पाई थी। इसी तरीके से साल 2013 के चुनाव में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, बीएसपी को 1 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव के लिहाज से 2018 में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ था। अब जरा चुरू जिले की 6 विधानसभा सीटों की तस्वीर भी आप देखिए। 2018 में कांग्रेस ने यहां 4 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन बसपा यानी कि बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। इससे पहले 2013 के चुनाव में बीजेपी 3, कांग्रेस 1 और बीएसपी 1 सीट चुरू जिले में जीत पाई थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। और इस जिले में भी बीजेपी को 2 सीट का नुकसान हुआ है। शेखावटी अगर आप कहेंगे तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। जैसे कि 1975 तक यहां पर पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की पकड़ इस क्षेत्र में, शेखावटी के इलाके में ढीली होती चली गई। साल 1977 में जनता पार्टी ने सरकार बनाई और भैरव सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। इसके बाद यहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साल 1999 में जाट आरक्षण की घोषणा करने के बाद पार्टी के वोट बैंक का विस्तार हुआ। लेकिन बीजेपी शेखावटी क्षेत्र में अब तक पूरी तरह से अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर पाई है। बीजेपी ने शेखावटी क्षेत्र से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति भी बनाया। इससे पहले इसी क्षेत्र से आने वाले भैरव सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। इससे शेखावटी में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा था। अब धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनाए जाने का फायदा भी बीजेपी को यहां पर मिल सकता है और इसकी पूरी संभावना है। शेखावटी क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी के लिए, बीएसपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और साथ ही बाकी पार्टियां चुनौती बनती नजर आ रही हैं। पिछले 3 चुनाव में 11 सीटों पर बीएसपी, माकपा और अन्य कब्जा जमा चुके हैं और इस चुनाव में भी इन पार्टियों के साथ साथ बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, दोनों ही पार्टियों की राह को मुश्किल कर सकते हैं, जैसा कि ट्रेंड्स अमूमन चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। यहां के वोटर्स का मूड हर चुनाव में बदलता है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया। ऐसे में इस बार शेखावटी में किसकी साख बचेगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जाहिर है कि यहां का वोटर ये तय करेगा कि उसको किसको चुनना है और किसको किनारा करना है। लेकिन ये तो तय है कि जो शेखावटी का क्षेत्र है वो अपने आप में एक सीक्रेट बॉक्स लेकर बैठा है। यहाँ के वोटर्स का मिजाज तय हो पाएगा 25 तारीख को, जब वोटर्स कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करने वाली है। और इसी के साथ दृष्टिकोण को यही समाप्त करेंगे।